हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सेंटर। आज का टॉपिक है मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। सिलेबस जिस तरह टॉपिक वाइज कवर किया जा रहा है उसका सिलेबस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले आज का टॉपिक है मोशन ऑफ द अर्थ। इसका पिछला चैप्टर जो था उसका पीडीएफ अवेलेबल करा दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका पीडीएफ है। यहाँ पे इससे पहला जो आपका लेक्चर था वो था आपका ऑरिजिन ऑफ अर्थ का, प्लेट टेक्टोनिक्स का, यहाँ पे था कन्वेक्शनल करंट का था, उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया गया है। ठीक है, तो आज का चैप्टर है आपका मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं, 2 पॉइंट। सबसे पहले इस वीडियो सीरीज़ में कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जा रहा है, कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ा जा रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है इस वीडियो सीरीज़ में जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा नोट्स का, वो हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है ना, बुक इसलिए बुक का लैंग्वेज नहीं है, जितना भी है आपको इतना ब्रीफ नोट्स दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं। अगर सोर्सेज का बात करें तो सबसे पहले एनसीईआरटी मेनली है ये, ठीक है, जिसे कवर किया गया है, फिर जीसी लियोन है और अन्य ऑनलाइन सोर्सेज से कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लाइमेटोलॉजी के लिए। क्लाइमेटोलॉजी का अगर बेस का बात करें, क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर का, उसका अगर बेस है तो सिर्फ मोशन ऑफ द अर्थ है। क्योंकि क्लाइमेट का जितना भी फेनोमेना होता है वो जितना भी फेनोमेना क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे वो सारा मोशन ऑफ द अर्थ में। क्योंकि जितना भी क्लाइमेटिक फेनोमेना होता है वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण होता है। अगर रोटेशन ना हो, अगर रिवॉल्यूशन ना हो, अगर एक्सिस का इंक्लाइन ना हो एक्सिस, तो फिर जैसा आज का दिन है वैसा कल का भी दिन होगा, वैसा पूरा साल का दिन होगा। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग सबसे पहले इसमें 2 चीज़ देखेंगे, रिवॉल्यूशन और रोटेशन के बारे में देखेंगे। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन मूवमेंट ऑफ अर्थ इन इट्स एक्सिस में जो हम लोग देखते हैं इसका अर्थ का मूवमेंट, वो होता है रोटेशन। और रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन होता है मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो होता है आपका रिवॉल्यूशन। ठीक है, किसी फिक्स ऑर्बिट में। इस ऑर्बिट को भी लेकर जो बात है वो हम लोग आगे देखेंगे, जो थ्योरी होगा। इसमें हम लोग 3 थ्योरी देखेंगे, कोपर्निकस का देखेंगे, केपलर का देखेंगे और मिलानकोविच का देखेंगे। ठीक है, मिलानकोविच का फर्दर 3 लॉ देखेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले कोपर्निकस का देखेंगे। कोपर्निकस के अनुसार जो है वो अर्थ मूव करता है सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में। ठीक है ना, सर्कुलर पाथ, जिसको उन्होंने हेलियोसेंट्रिक पाथ कहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अर्थ है, यहाँ पे देखना कोपर्निकस का जो थ्योरी है उनके अनुसार जो सन के जो चारों और जो चक्कर लगाता है वो एक हेलियोसेंट्रिक पाथ पे चक्कर लगाता है। ये कोपर्निकस का कहना था। हालांकि जो रिवॉल्यूशन को लेके जो हम लोग को पता चला कि अर्थ जो रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, वो 16th सेंचुरी के आसपास हम लोग को पता चला था, जो कोपर्निकस ने बताया। इन्हीं के बात को रिजेक्ट करते हुए केपलर, हालांकि केपलर जो है वो स्टूडेंट है, कोपर्निकस के स्टूडेंट थे, तो केपलर का कहना था कि ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर हेलियोसेंट्रिक नहीं होता है। ठीक है ना, इसका जो होता है वो जो ऑर्बिट जो होता है जिस पे अर्थ जो है चक्कर लगाता है सन का, वो इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल मतलब जो सर्कल का इलोंगेटेड फॉर्म होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो इलोंगेट किया हुआ सर्कल का इस फॉर्म में, इस पाथ में चक्कर लगाता है अर्थ। ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे जो सन है ना, सन इज प्रेजेंट एट द फोकस ऑफ द इलिप्स। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो आपका जो इलिप्स दिया हुआ है, ठीक है ना, जो इलिप्स दिया हुआ इसमें आपको 2 फोकस मिलेगा, एक फोकस यहाँ, एक फोकस यहाँ। इसका मतलब यहाँ समझना है कि दोनों फोकस का, अगर 2 फोकस इस तरह है, यहाँ पे इसका सेंटर है, 2 फोकस का मतलब हुआ इस दोनों फोकस से अगर कहीं भी लाइन आप खींचोगे ना, तो ये दोनों का जो सम होगा हमेशा बराबर, चाहे ये लाइन अब ये दोनों का सम करोगे बराबर होगा दूसरे से। फिर अगर यहाँ इस पॉइंट से दोनों लाइन में क्लिक करोगे, फिर इसका और इसका जो सम होगा वो ये दोनों के बराबर होगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे फोकस बताता है इसका। ये चीज़ तो वैसे जानना नहीं है, बस आपको मैं बता दे रहा हूँ पे। तो उनके अनुसार जो है वो जो सन का जो लोकेशन जो होता है इस इलिप्टिकल पाथ के फोकस पे होता है। यहाँ पे सन है आपका, और इसी पाथ पे जो है वो अर्थ जो होता है चक्कर लगाता है। इसका कहना था केपलर के अनुसार। ठीक है ना, जिसको नासा ने इसको वेरीफाइड भी किया।
ठीक है। इसका इम्प्लीकेशंस का अगर बात करें, इम्प्लीकेशंस मतलब कुछ फीचर्स का अगर बात करें तो वहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए जो कोपरनिकस का थ्योरी था उसमें बता कि सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ होने से जो डिस्टेंस जो होगा हमेशा इक्वली होगा, चाहे जनवरी का बात करें चाहे दिसंबर का बात करें, हमेशा वो जो होगा वो एक ही होगा। लेकिन यहाँ पे इलिप्टिकल पाथ होने के कारण यहाँ पे देखिए सन है, तो यहाँ से जो अर्थ का होगा और यहाँ से जो अर्थ का डिस्टेंस होगा ना वो डिफरेंस होगा, मतलब डिस्टेंस जो होगा वो सन और अर्थ का वो वैरी करेगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा और सबसे कम, जो यहाँ पे अगर अर्थ है इस तरह का इलिप्टिकल पाथ को कवर करता है तो सबसे जो ज़्यादा सबसे फार जो सन से दूरी होगा वो एपहेलियन होगा, सबसे जो क्लोजेस्ट होगा उसको पेरीहेलियन कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं सन है तो सबसे जो नज़दीक है ठीक है ना वो कहेंगे पेरीहेलियन या फिर पेरियापिसिस, ठीक है ना। और सबसे जो नज़दीक है, सबसे जो दूर है वो एपहेलियन कहेंगे। अगर डेट का बात करें तो वो आसपास होता है एपहेलियन के लिए 4 से 7 जुलाई और यहाँ पे पेरीहेलियन के लिए 4 से 7 जनवरी, ठीक है ना। यहाँ से गूगल का फोटो इसलिए अलग डेट दिया हुआ है, यहाँ पे आपका डाटा है एनसीईआरटी का, ठीक है, इसको देखना है। ये चीज़ें यहाँ पे ये दोनों को यहाँ पे लेकर केपलर और कोपरनिकस का यहाँ पे हम लोग देखें, ठीक चीज़ें यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मिलानकोविच का। मिलानकोविच का जो थ्योरी है 3 यहाँ पे थ्योरी इन्होंने दिया था जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स को भी लेके और क्लाइमेटोलॉजी में चैप्टर के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे 3 थ्योरी में 2 थ्योरी जो वेरीफाइड किया गया नासा, एक जो है वो अभी तक वेरीफाइड नहीं किया गया नासा के द्वारा। सबसे पहला जो थ्योरी है मिलानकोविच का, उसमें हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ एसेंट्रिसिटी। लॉ ऑफ एसेंट्रिसिटी में कहना है कि जो स्टार्टिंग जो अर्थ का जो इनिशियल जो फेज था, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, ठीक है ना, स्टार्टिंग में बोलिए यहाँ पे स्टार्टिंग ये नहीं कि जो ओरिजिन का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहला अगर बात करें ये एक इनिशियली जो होता है वो पोजीशन जो होता है उसका वो एक सर्कुलर नहीं नियरली सर्कुलर, ठीक है ना, मतलब ऑलमोस्ट जो सर्कुलर था, ठीक है, ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है। उसके बाद एक काफ़ी लंबा समय के बाद मतलब लगभग लाख साल के बाद वो धीरे धीरे जो सर्कुलर नहीं एकदम से ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ, क्योंकि यहाँ पे केपलर ने बताया कि यहाँ पे जो है वो सर्कुलर पाथ पे नहीं वो इलोंगेटेड इलिप्टिकल पाथ पे वो कवर करता है, ठीक है, रोटेट करता है, रिवॉल्यूशन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कि 1 लाख समय के बाद ये क्या होगा अपना ये जो ऑर्बिट है वो जो होगा वो एसेंट्रिसिटी दिखाएगा, मतलब ये जो इलिप्टिकल होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से धीरे जो है वो अपना ओरिजिनल जो पाथ वो लेना स्टार्ट करेगा, मतलब वो ऑलमोस्ट सर्कुलर होना चाहेगा, ठीक है। तो ये दोनों का यहाँ पे इसका और इसका दोनों के बीच का जो डिफरेंस का 1 लाख ईयर्स होगा, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ बता रहा है, ये चीज़ यहाँ पे पहला जो थ्योरी है इसका ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका कुछ फीचर्स का बात करें तो सबसे पहले फीचर्स तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कि इलिप्टिकल हो रहा है, तो यहाँ पे अगर ऑलमोस्ट सर्कुलर है इसका मतलब जो यहाँ अगर अर्थ है और यहाँ सन है तो जो इसका डिस्टेंस है हमेशा नियरली जो होगा वो इक्वल ही होगा। लेकिन अगर 1 लाख साल के बाद अगर देखें हम जब अगर इसका ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल हो जाता है फिर हम डिस्टेंस देखेंगे काफ़ी वेरी डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो काफ़ी डिस्टेंस वेरी हो रहा है यहाँ पे जब वो इलिप्टिकल हो जाता है तो सन इंक्रीज लीडिंग टू द डिक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर। जब इलिप्टिकल हो जाता है तो जब इलिप्टिकल होगा तो दूरी बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ने के कारण क्या होगा जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा अर्थ का सन से तो फिर वो टेम्परेचर तो कम होगा ही ऑटोमेटिकली। और उसके बाद जब फिर से अब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग साइकिल में जो होगा वो फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है ना। यस, ऐसे अगर इसको लेके देखें यहाँ पे अगर इसको क्लाइमेटोलॉजी से हम ऐड करें ना तो डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर आप ग्लोबल वार्मिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग्स यहाँ मैं आपको ठीक से बता देता हूँ इसको, ठीक है ना। आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगर वहाँ पढ़ोगे तो ग्लोबल वार्मिंग हम जानते हैं कि इसका अगर रीज़न जो है ना इसमें रीज़न वहाँ पे पढ़ेंगे, सिर्फ इसमें ग्लोबल वार्मिंग का सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक कारण नहीं होता, इसमें नेचुरल कारण भी होता है। इसका 2 कारण होता है, ठीक है। एक एंथ्रोपोजेनिक जो मैनमेड रीज़न है और एक होता है नेचुरल कॉजेज। और नेचुरल कॉजेज क्या यही है क्योंकि इसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इतना समय के बाद इसका जो है वो शेप जो होगा ऑर्बिट का वो चेंज होगा ही, और चेंज होगा मतलब ऑर्बिट जो इलोंगेटेड है इलिप्टिकल है वो सर्कुलर होगा। जब सर्कुलर होगा तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही यहाँ पे, तो ये नेचुरल कॉजेज है। तो अगर इसको अब नेचुरल कॉजेज में ग्लोबल वार्मिंग हो ही रहा है, लेकिन इसको क्या करता है एक ह्यूमन मेड जो मैन मेड जो कारण होता है उसको एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, उसको और इंक्रीज कर देता है।
एक्चुअली एक आईपीसीसी का रिपोर्ट आया था 2016 में। तो 2016 का रिपोर्ट के अनुसार जो पर डिकेड जो अर्थ का जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है वो था आपका 0.002 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना पर डिकेड, ये है पर डिकेड। तो पर डिकेड इतना इंक्रीज हो रहा था ये नेचुरली कारण, ठीक है ना। लेकिन अगर इस तरह का दोनों मिला के इसमें इसका कंट्रीब्यूशन जो होगा आधा 50% कंट्रीब्यूशन है आपका नेचुरल और 50% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका एंथ्रोपोजेनिक है। तो लेकिन अगर इस टेम्परेचर से अगर इस रेट से अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो लगभग 80 साल, मतलब अगर 2100 आते आते जो अर्थ का टेम्परेचर जो होगा उसका जो डिकेड, मतलब अगर रेट 0.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इस टेम्परेचर यह टेम्परेचर कई सारा स्पेसीज सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसका एक्सटिंक्शन होना बिल्कुल संभव है, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे चीज़ है। अच्छा, इसको लेकर अगर स्पेसीज का एक्सटेंशन होता है, इसमें क्या क्या दिक्कत है ये हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट में। काफ़ी हर एक स्पेसीज का रहना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे चीज़ है, इसको हम हटा देते हैं पहले, ठीक है। एक मिनट, इसको सब चीज़ों को पहले हटा देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गया, एक मिनट। सॉरी, ये तो यहाँ पे मिट गया यार। चलिए ठीक है। यहाँ पे इम्प्लीकेशंस का अगर बात करें हम, यहाँ पे इम्प्लीकेशंस का बात करें, वही टेम्परेचर इंक्रीज होगा और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग जो साइकिल होगा वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और जब इलोंगेट होगा तो वो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड लॉ का बात करेंगे। सेकेंड लॉ जो होगा वो लॉ ऑफ एक्सियल इंक्लिनेशन है। मतलब ये जो हम लोग जानते हैं कि जो ऑर्बिट में है और जो ऑर्बिट में जो अर्थ जो रिवॉल्व करता है वो एक उसका एक्सिस बिल्कुल इस तरह नहीं है, ठीक है ना। वो थोड़ा सा इंक्लाइन किया हुआ है, ठीक है। वो इंक्लाइन कितना किया हुआ है, वो 24 डिग्री इंक्लाइन किया हुआ है। लेकिन मिलानकोविच के लॉ के अनुसार, सेकेंड लॉ के अनुसार वो जो है वो एक जैसा इंक्लाइनेशन नहीं रहता, वो भी वेरी करता है। वो वेरी कब करता है, जैसे अगर अभी 24 डिग्री सेल्सियस है इंक्लाइन किया हुआ है अगर अर्थ, ठीक है ना, वो 24 डिग्री, तो लगभग 40 नियरली 40,000 ईयर्स के बाद, मतलब फेज ऑफ डिक्लाइनेशन में वो डिक्लाइन करेगा, वो उसका डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वो धीरे धीरे वो 21 डिग्री, जब वो 21 डिग्री हो जाएगा मतलब वो एक जो फिक्स है वो 21 डिग्री तक पहुंच गया। फिर 40,000 साल के बाद धीरे धीरे होते होते फिर वो 24 डिग्री होगा। तो ये जो परपेचुअल फेनोमेना वो चलते रहता है, 24-21 होते रहता है। यहाँ पे हम लोग को ये भी पता चला कि एक्सियल का जो इंक्लाइनेशन जो होता है, इंक्लाइन होता है, वो भी फिक्स नहीं है, ठीक है ना, वो भी फिक्स नहीं है। उसके बाद जो ऑर्बिट जो होता है एलिप्टिकल, वो भी फिक्स नहीं है। और थर्ड लॉ के अनुसार हम यहाँ पे देखेंगे लॉ ऑफ प्रिसेशन थर्ड लॉ में देखते हैं। इसमें बताता है कि जो, ठीक है, यहाँ एक्सिस है ये आपका, यहाँ पे देखिए समझना थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे आपका ये एक्सिस है और यहाँ पे ये आपका इंक्लाइन किया हुआ, ठीक, इस तरह का यहाँ पे इंक्लाइन किया हुआ। इसके अनुसार जो इंक्लाइन करता है यहाँ पे 24-21 तो होता ही है, लेकिन ये जो इंक्लाइनेशन है यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन भी चेंज होता है। मतलब ये इधर, ये जो इंक्लाइनेशन जब हम लोग देख रहे हैं ये आपका इधर भी आता है, ये इंक्लाइन भी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इधर है, अब ये इधर भी आता है, ठीक है ना। मतलब ये ओरिएंटेशन भी चेंज करता है। अगर यहाँ पे अगर सन है आपका, यहाँ इस तरह का रिवॉल्व कर रहा है और इस तरह थोड़ा सा अगर एक्सिस किया हुआ है, इंक्लाइन है, ये सन है हमारा हाथ, अगर ये इस तरह का रिवॉल्व कर रहा है तो सिर्फ ये इंक्लाइनेशन, ये सिर्फ आपको 22, 21 और 24 नहीं हो रहा, बल्कि ये अपना ओरिएंटेशन भी चेंज हो रहा है, ये ऐसे भी हो जा रहा है, ठीक है ना। इसका यहाँ पे थर्ड लॉ है जो वेरीफाइड नहीं किया गया है नासा के द्वारा, ये वेरीफाइड नहीं है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्योंकि वेरीफाइड नहीं है, इसका एक कारण है, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो फिर जो सीजनल रिवर्सल देखने को मिलता है, सीजनल रिवर्सल हम लोग कैलेंडर में देखने, कैलेंडर ईयर में, इसका मतलब क्या, अगर इस जून में गर्मी है तो अगला जून में भी गर्मी नहीं आता, वहाँ पे आपका ठंडा आता, क्योंकि आपका जो इंक्लाइनेशन है ऐसे, वो इंक्लाइनेशन अब अगला जो ईयर होगा वो ऐसे 360 एक साल के बाद पूरा ये रिवॉल्व किया तो अगला बार तो ये ऐसे हो जाता ना, तो उसके बाद मतलब अगला जो होगा वो जून में ठंडा आना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे जूनो मिशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देखें, याद रखना है आपको, तीनों लॉ के बारे में देखें, मिलानकोविच का, केपलर का और यहाँ पे कोपरनिकस का, ठीक है। ये चीज़ आपको मोशन ऑफ द अर्थ में याद रखना है, सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको मिलानकोविच का, ठीक है। तो एक है आपका छोटा सा टॉपिक है जूनो मिशन, इसमें हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है ना।
छोटा मिशन लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। एक्चुअली 2016 के आसपास में नासा ने एक मिशन भेजा, जूनो मिशन, ठीक है ना। वो जुपिटर की सरफेस को स्टडी करने के लिए भेजा गया था, ठीक है ना। तो उन्होंने पाया, मच्छर काफ़ी है यार, तो उन्होंने पाया क्या कि जो जुपिटर जो है अब तक वो पूरी तरह सॉलिडिफाई नहीं हुआ है, वो अभी तक गैसेस के स्टेट में, इसलिए वहाँ पे कभी सारा साइक्लोनिक एंटी साइक्लोनिक फेनोमेना देखने को मिला, ठीक है। यहाँ चीज़ें पे वो अगर वहाँ का बात करें, उसका वहाँ पे एटमॉस्फेयर का बात करें तो वो सरफेस का बात करें तो वहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम ही 92% वहाँ पे है, मतलब वो पूरी तरह सॉलिडिफाई नहीं हुआ है। इसके बाद इसमें और एक चीज़ पता चला, और एक चीज़ क्या पता चला उसमें कि पता चला उसमें कि जो हम लोग अभी तक क्या देखे थे कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, सॉरी, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन सारा प्लेनेट लगाना चाहिए उसी तरह। लेकिन यहाँ पे क्या पता चला कि जुपिटर जो है, जुपिटर यहाँ पे जुनो मिशन डिस्कवर्ड, हाँ, यहाँ पे पता चला कि जुपिटर जो होता है वो सन के चारों तरफ चक्कर ना लगा के किसी एक खास पॉइंट एक है उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको यहाँ पे पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो बस इससे यहाँ पे पता चला केप्लर के लॉ का यहाँ पे मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि केप्लर बताता है कि एसेंट्रिक पाथ है उसमें वो कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ है उसमें वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। उसको यहाँ पे मॉडिफिकेशन करता है कि नहीं, वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में तो लगाता है, लेकिन वो सन के चारों तरफ चक्कर ना लगा कर किसी एक खास पॉइंट है उस पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और वो पॉइंट कुछ ना हो के वो दिस पॉइंट इज नथिंग बट बैरी सेंटर पॉइंट, बैरी सेंटर वो पॉइंट है, ठीक है ना। तो बैरी सेंटर पॉइंट के चारों तरफ वो चक्कर लगाता है। बैरी सेंटर पॉइंट क्या है? बैरी सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो मास जो होता है, दो हैविली बॉडीज, अगर दो बॉडी है दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट दोनों के बीच में जहाँ दोनों का मास जो होगा वो जीरो हो जाएगा, वो जो होगा वो सेंटर वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो दोनों का वो जीरो हो जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को पुश नहीं, मतलब दोनों को अपनी तरफ वो खींच नहीं सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, जुपिटर में ही पता क्यों चला ऐसा चीज़, हम लोग का अर्थ में क्यों नहीं पता चला? क्योंकि जुपिटर का हम लोग को पता है मास जो है वो, जुपिटर काफ़ी साइज में बड़ा है, मास ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे सन देखते हैं और यहाँ पे अगर हम जुपिटर देखते हैं, तो जुपिटर जो चक्कर लगा रहा है, ठीक है, जुपिटर चक्कर लगा रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन हमको पता है कि इसका जो साइज है वो इसका साइज बड़ा है, जुपिटर का साइज बड़ा होगा, इसका मास बड़ा होगा। मास बड़ा हो जाने के कारण इसका मास और इसका मास, ठीक है ना, तो इसका मास ज़्यादा हो जाने के कारण जो बैरी सेंटर, अन्य सारे प्लैनेट का बैरी सेंटर जो है वो सन के आसपास या सन के अंदर ही रहता है, क्योंकि मास जो है सन के कंपैरिजन में सारे प्लैनेट्स का बहुत ही कम रहता है, ठीक है ना। तो ये बैरी सेंटर बाहर नहीं हो पाता है, लेकिन जुपिटर का मास बहुत ज़्यादा होने के कारण बैरी सेंटर जो है यहाँ पे आ जाता है, मतलब बाहर आ जाता है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट होगा जहाँ ये दोनों का, मतलब जुपिटर और सन का जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो मास जो होगा वो जीरो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ इक्वेट करेगा, यहाँ बराबर हो जाएगा दोनों का मास, ठीक है। इसीलिए यहाँ हमको पता चला इसमें। लेकिन अगर अर्थ का बात करें तो अर्थ जो है एकदम से वो सन के अंदर ही उसका बैरी सेंटर है, ये यहाँ चीज़ हमको पता चला, ये चीज़ यहाँ पे न्यू चीज़ हमको यहाँ पे पता चला, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको पूरा पीडीएफ को देख लोगे, आप समझ जाओगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़े, कॉपरनिकस का पढ़े, केप्लर का पढ़े, मिलनकोविच का 3 नियम पढ़े, उसके बाद जूनो मिशन देखें हम लोग। जूनो मिशन में बैरी सेंटर के बारे में देखें कि जो सन है, जो कोई भी प्लैनेट जो होता है वो सन के चारों ओर चक्कर ना काट के वो चक्कर काटता है एक पॉइंट का, जो कि है वो बैरी सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों का मास जो होता है इक्वल होता है, ठीक है, ये चीज़। अब सबसे पहले डिवीज़न का बात करें तो कॉपरनिकस का थ्योरी में हम लोग देखें कि जो है वो हेलियोसेंट्रिक पाथ पे कवर करता है। केप्लर बताता है नहीं वो है इलोंगेटेड, वो इलिप्टिकल पाथ पे लगाता है आता है। उसके बाद मिलानकोविच 3 लॉ देता है। पहला लॉ बताता है कि ठीक है इलोंगेटेड पाथ पे तो करता है, ठीक है ना। पहला लॉ ऑफ एसेंट्रिसिटी है ना, उसमें बताता है कि लाख साल के बाद जो वो नियरली जो होता है वो सर्कुलर होता है, लेकिन वो फिर से इलोंगेटेड होता है, फिर से सर्कुलर होता है, ठीक है। इससे हमको पता चला कि जो डिस्टेंस है वो वेरी करता है। इसमें हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट का एक चैप्टर थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चा की है। दूसरा लॉ बताता है इंक्लाइन के बारे में कि वो 21-22 21-24 होते रहता है। तीसरा लॉ बताएं ओरिएंटेशन चेंज करता है,
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में होगा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है ना। सोलिस्टिस इक्विनॉक्सिस हम लोग इसी में पढ़ेंगे। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एकदम से इंटरेस्टिंग चैप्टर होना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि पूरे वर्ल्ड में टाइम किस तरह वेरी करता है, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। मज़े लेके पढ़ो। आशा करते हैं कि आपको जितना भी इस चैप्टर में डिस्कशन किया गया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आप प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गिव दिस वीडियो लाइक बटन। चलिए आज के लिए यहीं पे, थैंक यू।